What's up lovely people? So आज हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री डांसिंग फॉर द डेविल द 7M टिकटॉक कल्ट के बारे में। I don't even know where to start. Today is my sister's birthday. We're not allowed to contact her and we're blocked on absolutely everything. We have 2 daughters. Do you know about these dance cults? At first it was just let's get Miranda out of this, and now it's turned into wow, all of these dancers are involved in this. All of the dancers that she dances with, someone else is controlling their lives. I don't want to say I was in a cult. How did I let myself get sucked into something like that? टिकटॉक और कल्ट साथ में, it's a deadly combination, isn't it? And this documentary will unwrap this deadly combo. Let's begin. ये कहानी एक मॉन्स्टर की जो इंसान की शक्ल में है, but not just as a man, but as someone who is closer to God, and his name is Robert Sheen, जो शकाइना नाम के चर्च को ओन करता है और वहाँ पैस्टर भी है, और एक ऐसी फिलॉसफी लोगों को पढ़ाता है जो नॉट सो बिब्लिकल है, मतलब ऐसा कुछ बाइबल में नहीं लिखा है, and that is 7 Mountain Mandate, popularly known as 7M, and the 7 M's stand for Education, Religion, Business, Family, Government, Arts and Media. इसका मतलब ये है कि अगर आप इन एरियाज को कंट्रोल करते हो तो आप क्रिश्चियन गॉड के पास हो। इनफैक्ट जीसस खुद चाहते हैं कि क्रिश्चियंस इन सारे एरियाज को ही कंट्रोल करना चाहिए। I mean, seriously? I should call my Catholic friends. और इसी बात से ये मॉन्स्टर रॉबर्ट शीन यंग टैलेंटेड बॉयज एंड गर्ल्स को अपने जाल में फंसाता था और उनका फायदा उठाता था, फायदा इन वेज दैट यू डू नॉट वांट टू इमेजिन फॉर योर क्लोज वंस और इनफैक्ट फॉर एनीवन। तो ये थी एक ओवरऑल प्लॉट इस कहानी की। नाउ लेट्स लुक एट सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स। सबसे पहले विल्किंग सिस्टर्स, मिरांडा विल्किंग और उसकी बहन मेलेनी विल्किंग, Miranda and I together on this journey. जो बचपन से ही बहुत ही टैलेंटेड डांसर्स हैं और बड़े होकर प्रोफेशनल डांसर्स बनना चाहते हैं। जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें ये रियलाइज होता है कि सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होगा, दे नीड टू हैव सम ऑनलाइन प्रेजेंस, सो दे स्टार्ट पोस्टिंग देयर डांस वीडियोस इन टिकटॉक एंड धीरे धीरे उनका अकाउंट बहुत फेमस हो जाता है। दे गेट मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड नॉट जस्ट फॉलोअर्स, बहुत सारे ब्रांड्स भी उनको अप्रोच करते हैं फॉर एडवर्टीजमेंट्स। सो सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि पैसा कमाने का भी मौका मिल रहा था उन्हें। पर स्टोरी ट्विस्ट होती है जब मिरांडा 7M फिल्म्स के साथ साइन करती है। 7M लॉस एंजलिस की एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है। नॉर्मल लगता है राइट, पर ट्विस्ट ये है कि 7M फिल्म्स को रॉबर्ट शीन चलाता है। यस एग्जैक्टली, ये वही रॉबर्ट शीन है जो शकाइना चर्च का पैस्टर भी है। आई मीन हाउ डज दैट वर्क? जैसे ही मिरांडा 7M फिल्म्स एंड चर्च में ज्यादा इन्वॉल्व होती है वो अपने फैमिली से दूर होने लगती है और उसके पेरेंट्स ये इंस्टेंटली समझ जाते हैं और उन्हें लगता है कुछ गड़बड़ है। दे स्टार्ट बिलीविंग शायद से मिरांडा किसी कल्ट में फंस चुकी है। मल्टीपल ट्राइज करने के बाद भी जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला मिरांडा तक पहुंचने का, सो दे डिसाइड कि वो सोशल मीडिया में लाइव जाके ये अनाउंस करेंगे कि मिरांडा किसी कल्ट में फंस चुकी है एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू एंड इफ समबडी कुड हेल्प देम। उनका ऐसा करने से और भी लोग सामने आते हैं जो इस कल्ट का या फिर इस 7M फिल्म्स का पहले शिकार बन चुके थे। सीरीज फिर और डांसर्स की कहानियां दिखाता है जैसे केविन एज कॉन्क्रीट और काइली डगलस जो भी 7M के पार्ट थे। हम उनकी कहानियां सुनते हैं कि कैसे उन्हें सक्सेस का वादा करके खींचा गया पर कंट्रोल करने वाले सिस्टम में फंसा दिया गया, जहां उनके बैंक्स, अर्निंग्स, क्रिएटिविटी, डेली एक्टिविटीज, हेल्थ केयर डिसीजंस एंड इनफैक्ट फैमिली से कितना इंटरेक्शन करना है, एवरीथिंग वाज टेलर्ड। सब कंट्रोल कर रहे थे ये लोग। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स की तो शादी भी कर दी गई थी बिकॉज शादी वाज ट्रेंडिंग। फनी बट द सैड पार्ट इज कि उनके पेरेंट्स को भी कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में टिल दे सी द पोस्ट इन सोशल मीडियाज एंड बेचारे पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। 7M members were not allowed to talk about their feelings to anyone and what was happening inside the hype house. I know from being here with her, like, she'll cry sometimes because of how much she misses her family, and when she sees they're in town on social media, she would even say to me sometimes, like, I do want to see them, but Robert was not saying it's a good idea. Miranda was upset. She was sad. She did miss them. She does love them, but she's being brainwashed. इतना सब जानने के बाद तो आपको सरप्राइज नहीं लगेगा बट द हाइप हाउस दे वर लिविंग इन और ये 7M फिल्म्स और ये चर्च, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय रॉबर्ट शीन और उसकी परिवार। Then we found out the pastor's wife Hannah was now James's talent manager. इस डॉक्यूमेंट्री को बहुत अच्छे तरीके से नेविगेट किया है। प्रेजेंट इवेंट्स को साथ साथ पास्ट के इवेंट्स को भी अच्छे से फोकस किया है। इन पास्ट इवेंट्स में से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं, ली सिस्टर्स, जो 1999 में शीन के चर्च में फंसे थे और उनकी जर्नी वो शेयर करते हैं और वो कैसे इस ट्रैप में से बाहर निकले उसके बारे में अच्छे से बताते हैं। I spent like 23 years in Shekinah. Sometimes I miss that place. Because it was too painful.
to accept the truth. That I actually went through that. और उनकी स्टोरी बहुत ही क्रूशियल है इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में। कैरेक्टर में रॉबर्ट की पर्सनालिटी को बहुत ही कैरिस्मेटिक लीडर के रूप में दिखाया गया है, जो मैनेजर एंड पास्टर दोनों के रोल को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता है ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके। मेलेनी विल्किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, जो मिरांडा की बहन है और हमारी गाइड इस अजीब सी दुनिया में नेविगेट करने के लिए। उसे अपनी बहन को इस दलदल से निकालने की और उसके साथ वापस से रीयूनाइट करने की डेस्पिरेशन हमें पूरे डॉक्यूमेंट्री में दिखती है। एक्स मेंबर जैसे कॉन्क्रीट एंड ली सिस्टर्स की गवाही इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में लेयर्स ऐड करते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन एंड एलिजिड सेक्सुअल अब्यूज का भी पिक्चर पेंट करते हैं। रिपोर्ट सेज बाय द एक्स मेंबर्स ऑफ द कल्ट दैट रॉबर्ट अपने मेंबर्स को यूज करता था अपने सेक्सुअल फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए। And when it came down to it, he wanted to massage his private. Yeah. So, yeah. And when we left, we were told not to talk about this with anybody. So we go outside and he goes to crack my back, and it definitely did not feel like he was intentionally trying to crack my back. It felt like he was trying to feel all of my body. I felt like, oh, this is kind of weird. It was really, really difficult to accept the fact that I let them do that to me. After leaving Shekinah, I cut all my ties with all the junk of the past. सीरीज की रिसर्च काफी कमाल की है, सिर्फ रिसेंट इवेंट्स पे फोकस नहीं किया है बल्कि 1999 तक इवेंट्स को ट्रेस किया है। मेकर्स ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है, विल्किंग सिस्टर्स के होम वीडियोस, शीन के शेरमॉन्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और एक्स मेंबर्स के इंटरव्यूज। उन्होंने फाइनेंशियल साइड को भी एक्सप्लोर किया है। Robert had opened several businesses, a cafe, 2 mortgage companies, 2 real estate companies, 2 flower shops, and all the church people were working these companies. They were getting paid very minimum. They had me work Monday to Saturday, 7 a.m. to 7 p.m. and I got paid $100 a week. फ्लावर शॉप से लेके मॉर्गेज कंपनी तक शीन के बिजनेस और उसके इंपायर का हिस्सा था। इंटरेस्टिंगली डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया के रोल पे भी लाइट डाला है। ये बताता है कि टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म डांसर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। एक डांसर इंटरव्यू में ये नोट कराती है कि उन्हें ऑडिशंस में ये पूछा जाता है कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं। ये एक एज ओल्ड कल्ट नैरेटिव में कॉन्टेम्पररी ट्विस्ट ऐड करता है। So critics have mixed reactions for Dancing for the Devil. Screen Rant तारीफ करता है इनकी for exposing a shocking piece of information. They highlight the claims of sexual abuse and financial exploitation, noting that the trial is set for July 2025. Forbes focuses on human angle, quoting executive producer Jessica Equedo. My hope is people will dig more into these stories and help to reunite these families. They appreciate documentaries' call for patience and understanding. The Guardian calls it horribly mesmerizing, applauding its unusual, sensitive approach. This fascinating, unusual, sensitive Netflix documentary looks at a dark and a sad tale. लेकिन सारे रिव्यूज ऐसे ग्लोइंग नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस को लगता है ब्रास स्टाइल often overshadows कोर की कहानी को। वो कन्वेंशनल अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हैं और पावर डायनेमिक्स की और एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। दैट्स देयर ओपिनियन। IMDb से इन्हें 6.2 स्टार्स मिले हैं टिल द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो और रॉटन टोमेटोज में इन्हें 80% टोमेटो मीटर भी मिला है। वेल दैट वाज क्रिटिक्स रिव्यूज फॉर यू और हमारा ओपिनियन ये है कि डांसिंग फॉर द डेविल एक यूजुअल कल्ट डॉक्यूमेंट्री से आगे जाता है। इसकी ताकत इस बात में है कि ये मॉडर्न थीम्स ऑफ टिकटॉक फेम, सोशल मीडिया मैट्रिक्स को टाइमलेस इशू ऑफ मैनिपुलेशन के साथ जोड़ता है। सीरीज तब एक्सेल करता है जब ये ह्यूमन कॉस्ट के बारे में बात करता है, स्पेशली ऑन दोस मोमेंट्स व्हेन प्रेस्का एलाली अपने हॉरिबल पास्ट को फेस करती है। हाँ, हम कुछ क्रिटिक्स के साथ अग्री करते हैं कि स्टाइल कभी कभी ओवरवेलमिंग हो सकता है। रिसर्च काफी एक्सटेंसिव है बट वी वांट टू सी अ लिटिल बिट मोर ऑफ शीन्स पास्ट। ये सब शुरू कैसे हुआ, शुरुआत में उसने लोगों को कैसे ट्रैप किया, 7 माउंटेन मैंडेट को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए। ये सारी चीजें जानने की इच्छा मुझे तो हुई थी। पर सबसे थ्रिलिंग एस्पेक्ट ये है इस पूरे डॉक्यूमेंट्री का, वो हमें बताता है कि आज के टाइम पे कल्ट्स कैसे इवॉल्व हो चुके हैं। दे डोंट नीड फिजिकल आइसोलेशन। वो प्लेन साइट में रहते रहते मैनिपुलेट कर सकते हैं। एज मेंबर्स दे पोस्ट फोटोज, शेयर वीडियोस, रेड कार्पेट इवेंट्स अटेंड करते हैं। ये हमारे हाइपर कनेक्टेड दुनिया में सटल वेज ऑफ कंट्रोल के बारे में एक 3 एपिसोड का छोटा सा वेकअप कॉल है। कंक्लूजन में डांसिंग फॉर द डेविल इज अ मस्ट वॉच, नॉट जस्ट फॉर शॉकिंग रेवलेशंस बट उनकी टाइमली मैसेज के लिए भी। इस एरा में जहां ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मैट्रिक्स एक वर्थ डिफाइन कर सकता है,
एक परफेक्ट टिकटॉक वीडियो के पीछे क्या क्या हो सकता है उसके बारे में सवाल उठाता है। ये काफी थॉट प्रोवोकिंग है, कुड पॉसिबली हिट्स फ्यू ऑफ योर नर्व्स, बट अल्टीमेटली इट्स अ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क। सो दैट्स इट, ये था हमारा टेक ऑन डांसिंग फॉर द डेविल्स 7M टिकटॉक कल्ट के बारे में। इफ यू हैव सीन इट ऑलरेडी तो कमेंट करके अपने थॉट शेयर करिए। अगर आप नहीं देखे हैं देन यू कैन गो एंड वॉच इट और उसके बाद शेयर करिए अपने थॉट्स। ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, I mean it helps man. Until then,